नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। पहले चरण के लिए मतदान होने वाला है। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के ऊपर लगी हुई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी चुनाव है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सबकी नजर सिर्फ उत्तर प्रदेश के ऊपर है। उत्तर प्रदेश जहां इस बात को तय होना है कि दरअसल योगी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी क्या दोबारा लगातार दूसरी बार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना पाएगी। दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर सरकार बनती है तो क्या पुराना बहुमत वापस आएगा या उसमें कमी होगी। तीसरा, इस बारे में अटकलें लगाई जा रही कि दरअसल इस बार समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस पहले की तुलना में बहुत अच्छा है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार लेने के देने पड़ जाए और समाजवादी पार्टी आरएलडी और अपने दूसरे गठबंधन के साथियों के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि मायावती इतनी चुप शांत क्यों है। आखिर वो चुनाव प्रचार में जिस ताकत के साथ कूदती इस बार कूदती हुई दिखाई क्यों नहीं पड़ रही हैं। पांचवा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अगर ऐसा है तो फिर समाजवादी पार्टी के तो फिर बीएसपी के साथ साथ कांग्रेस और दूसरे दलों का क्या होगा और वाकई में हिंदुत्व का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है इस बार ये तय होगा। ऐसे में हम बात करेंगे प्रभु चावला जी से, जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर है। उससे बड़ा परिचय ये है कि हिंदुस्तान के बेहद जाने माने पत्रकार और संपादकों में इसमें उनका शुमार होता है। प्रभु चावला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप सत्य हिंदी में आपके दर्शन हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, पहली तो आपकी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल क्या हो रहा, क्या लग रहा है आपको। आप बहुत करीब से चीजों को देख रहे हैं, बहुत चीजों को, राजनीति को समझ रहे हैं। जो बार बार परसेप्शन बताया जा रहा है कि लड़ाई दरअसल सपा और बीजेपी के बीच में, आप भी उससे सहमत है या कुछ अलग बात हो रही वहां पे। आशुतोष जी, मैं आपको एक चीज बता दूं। मैंने अपना जर्नलिज्म, मैंने स्कूलिंग भी जो कुछ भी हुई है वो भी उत्तर प्रदेश में हुई है और मेरा जर्नलिज्म भी मैंने 1978 में उत्तर प्रदेश से शुरू किया था। इंडिया टुडे जब ज्वाइन किया था, पहली स्टोरी मैं करने उत्तर प्रदेश ही गया था। तो मैंने काफी कुछ यूपी में बदलते हुए देखा है, चेहरा बदलते हुए देखा है, चलन बदलते हुए देखा है, हर चीज देखी है मैंने वहां पर। कास्ट की लड़ाई भी देखी है। आपने शुरू में 5 सवाल उठाए थे, एक के बाद एक। यूपी ही इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी चुनाव तो गौण है, इनका मतलब कोई जीते या हारे, इससे किसी भी राजनीति पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट लोकल पॉलिटिक्स के अंदर। पंजाब में क्या होगा, कोई हंग पार्लियामेंट, हंग असेंबली आएगी, उत्तराखंड में हंग आएगी, या धामी जी जीतेंगे या रावत जी जीतेंगे। वो सब ऐसे लोग हैं जो प्यादे हैं, जो सरकार के रहने में ना रहने में वो एक राजनीति के अंदर अपने मार्जिनल रोल प्ले करते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां से 80 सांसद आते हैं, वहां की विधानसभा से लगभग 40 के करीब राज्यसभा में एमपी आते हैं, उनका आना यहाँ की सरकार के लिए और फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कई बार यूपी के बिना भी लोग बने प्रधानमंत्री। एसवीडी जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, उसके यूपी से ज्यादा लोग नहीं थे। बीजेपी की अटल जी की सरकार पहली बनी, उसमें यूपी से काफी लोग थे, बाद में नहीं थे इतने। परंतु फिर भी अब जो माहौल बन गया है उसके अंदर यूपी बहुत ही इंपॉर्टेंट, न केवल लोकल है बल्कि राष्ट्रीय दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ये पहला इलेक्शन है जहां पर टक्कर पर्सनालिटीज के बीच में हो रही है। पहले जब 2017 में इलेक्शन हुआ था, उस पर मोदी जी के नाम पर वहां पर चुनाव लड़ा गया था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पहली बार जाकर के यूपी में प्रधानमंत्री के रूप में कैंपेन इलेक्शन में असेंबली के लिए कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने नहीं किया था। तो अगर आप देखें 2014 के बाद 2017-18 तक प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी कैंपेन किए स्टेट असेंबलीज में, केवल बिहार और दिल्ली को छोड़कर सारे के सारे चुनाव लगभग उन्होंने जीते थे और मैसिव मेजोरिटी से जीते थे प्रदेश के अंदर। परंतु 2018 के बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, बंगाल हुआ, इवन बिहार भी हुआ, उसमें काफी बीजेपी को डिफीट का देखना पड़ा। तो यूपी में मुद्दा क्या है? यूपी में पहली बार है कि 2 नामों से चुनाव लड़े जा रहे हैं। जब 2017 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी नहीं था, समाजवादी पार्टी थी, वो नेता उसके थे। तो वहां पर मोदी के मुकाबले में अखिलेश यादव जो हैं थोड़े बहुत बौने लगने लगे लोगों को। एक तो नया प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा मेरे को सरकार चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी उस वक्त बहुत हाई थी, नए उनके पास नारे थे, नए काम किए थे, तो उनकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी और उनका चेहरा बड़ा क्रेडिबल था। उसके मुकाबले में इनकम्बेंसी अखिलेश यादव की और जातिवाद का उनके ऊपर, परिवारवाद का उनके ऊपर, और वहां पर करप्शन के चार्जेस वगैरह लगे। तो मोदी और अखिलेश की लड़ाई में अखिलेश बहुत ही बौने पड़ गए, इसलिए हार गए।
परंतु मजे की बात है 2022 के अंदर ऐसा लगता है कि एक पर्सनालिटी जो योगी उस वक्त चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे, उनको यहाँ से इम्पोज किया गया और एक मोदी अपने आप में इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी पिछले 5 साल में बनकर खड़े हो गए। इसके अंदर बीजेपी का योगदान कितना है ये अभी तक असेस करने की बात है, परंतु मेरे को लगता है कि योगी जी ने अपने आप को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया तो प्रधानमंत्री मोदी को भी उनके कंधे पर हाथ रखना पड़ा। बीजेपी के 17-18 चीफ मिनिस्टर थे, आपने आज तक किसी और चीफ मिनिस्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए मोदी जी को देखा कि नहीं देखा? मैंने तो देखा नहीं है और किसी मिनिस्टर पे रखा हुआ था वो भी नहीं देखा है। तो मोदी जी को भी लगा कि योगी अपने आप में, ये योगी और मोदी की जोड़ी ही मिलकर के चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अगर हार गए कहेंगे योगी की वजह से हार गए। तो इस वक्त ये है कि दो, एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। बाकी जो लड़ रहे हैं वो सिर्फ गिनती के लड़ रहे हैं, नंबर्स के लिए लड़ रहे हैं कि मेरे नंबर 24% हो गए, मेरे नंबर 23% हो गए, मेरे 6% से 9% हो गए, मेरी 6 सीटों की जगह 9 सीटें आ गई, मेरी 32 की जगह 40 आ गई। वो नंबर्स की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई केवल मोदी, योगी, अखिलेश में दिखाई पड़ रही है इस वक्त। तो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इंदिरा गांधी के बाद के सबसे पावरफुल और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माने जा रहे हैं, और योगी, जब ये दोनों एक साथ हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि बीजेपी के लिए तो केक वॉक होना चाहिए। अखिलेश यादव का वो कद नहीं है। नहीं, वो बात देखिए, आप देखो वेस्ट बंगाल को किस तरह से देखेंगे आप। वेस्ट बंगाल के अंदर मोदी की पर्सनैलिटी अभी भी, वेस्ट बंगाल के अंदर जो ओपिनियन पोल किए गए थे उसमें पॉपुलैरिटी मोदी की सारे देश में ममता से बहुत ज्यादा थी, वोट नहीं मिले। तो जब अब सवाल ये उठने लग गया, पहली बार लगता है ये जैसे हुआ था 1967 के अंदर एसवीडी सरकारें बनी थी, इंदिरा गांधी तब भी थी, तब कई जगह पर लोकल इश्यूज के ऊपर चुनाव लड़ गए थे और वहां की कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई है। कई प्रदेशों के अंदर, पर्टिकुलरली हिंदी हार्टलैंड के अंदर एसवीडी सरकारें बनी थी, मध्य प्रदेश में बनी, बिहार में बनी और काफी जगह पर जाकर बनी थी। जो ममता का रिसेंट एग्जाम्पल है जिसके अंदर मोदी जी ने काफी कैंपेन किया, अमित शाह ने कैंपेन किया, जैसे आज भी अमित शाह के हाथ में सारी बागडोर वहां पर है। तो ये लगता है कि वहां लोकल पर्सनालिटी के प्रति कितना एंटी इनकम्बेंसी है, ये देखने वाली बात है कि जहां पर डबल इनकम्बेंसी भी कह सकते हैं, डबल इंजन की सरकार भी कह सकते हैं। वेस्ट बंगाल में नहीं चली थी डबल इंजन सरकार, वहां पर सिंगल एनर्जी नहीं मिला। तो ये सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री की 8 साल की प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी, योगी जी की 5 साल की इनकम्बेंसी या अखिलेश जी के फेवर में इसलिए जाना कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी पुश फैक्टर है, कितना पुल फैक्टर है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि दोनों पावरफुल हैं, दोनों की पॉपुलैरिटी है, दोनों का एजेंडा बड़ा क्लियर है कि विकास उन्होंने किया है, एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे, कई चीजों में दिखता है, परंतु कई बार लोगों को लगता है कि वो उसके बावजूद भी बीजेपी की कोशिश ये रही है कि हिंदुत्व को ज्यादा से आगे दिया जाए। अभी भी उनका मैनिफेस्टो आपने देखा जो कल रिलीज किया गया है, उसके अंदर हिंदुत्व के फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो इससे लगता है कि उनको अभी भी डर लगता है कि जब तक पोलराइजेशन नहीं होगा चुनाव नहीं होगा। केवल वो मैंडेट इसलिए नहीं मांग रहे कि उनका परफॉर्मेंस है, दमदार सरकार जो नारा लगाया गया वो ठीक है, हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक इश्यू बनाया है कि हमारे जमाने में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, जेल में लोग सारे जा चुके हैं, इसलिए अगर इनको लाओगे तो गुंडा राज वापस आ जाएगा। तो मेरे को ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और अखिलेश की पॉपुलैरिटी में कितना बढ़े, क्योंकि वो सब बता रहे हैं कि 130 सीटें आएंगी, 140 सीटें आएंगी। अगर 40 से 3 गुना सीटें उनकी बढ़ रही हैं, ये अपने आप में दिखाता है कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार के खिलाफ हो, चाहे राज्य सरकार के लिए खिलाफ हो। परंतु क्या अखिलेश यादव अकेले और जयंत चौधरी के साथ मिलकर के जो गैप है दोनों की पर्सनैलिटी के बीच में, उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये तो अब चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि ओपिनियन पोल का क्या रिजल्ट आता है। मैं उसके बारे में मैं तो सिर्फ ट्रेंड बता रहा, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि एक ही एजेंसी ओपिनियन पोल कंडक्ट करती है, सारे चैनल उसको चलाते हैं, तो डेटा एक ही होता है, नाम अलग अलग होते हैं। तो इसलिए उसके प्रति वैरायटी उसके अंदर है नहीं। पहले अलग अलग किस्म की एजेंसी करती थी, कुछ लगता था कि अलग है, अब तो एक ही जगह से ओपिनियन पोल होता है, अलग अलग कंपनी के, तो सारी टीवी चैनल उसको चला देते हैं। आपका असेसमेंट क्या है? क्योंकि कुछ सर्वे हैं वो 160-80 तक भी दे रहे हैं सीटें। नहीं, आपकी बात ठीक है आशुतोष जी। मेरा असेसमेंट बेस कर सकता है कि मैं कितना एक्सपीरियंस लोग, मेरा जो 40 साल का है, मैं अभी भी सीनियर अपनी उम्र के लोगों से बात करता हूँ कि आजकल के बच्चे जो लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करो तो उनको वहाँ की पार्टी के कई नेताओं के नाम भी नहीं पता होते। परंतु क्योंकि वो जो बेचारे सुनते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, उनको देख लेते हैं, मैं उनकी मजबूरी होती है अपनी हेल्प से, तो उनके ऊपर मैं चल नहीं सकता। परंतु कई क्रेडिबल सोर्स से मेरे ऑफिसर्स हैं, पुराने लोग जो हैं, उनसे बात करने से पता ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में थोड़ी सी, आप कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन में नहीं है वो लोग, थोड़े टेंशन में जरूर दिखाई देते हैं।
और क्यों टेंशन में दिखाई देते हैं इसका समझ नहीं आया, क्योंकि इतनी परफॉर्मेंस आप कहते हैं हमारी अच्छी है और योगी जी के मुकाबले कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि अगर, क्योंकि मायावती का जो सवाल आपने उठाया कि मायावती जी एक तरीके से फॉर्मेलिटी कर रही है चुनाव लड़ने की, ऐसा इंप्रेशन है। और वहां के लोग भी ये कह रहे हैं कि उनका इंप्रेशन ये कि वो क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है। बड़ा सीरियस क्यों दो कैंडिडेट चेंज कर दिए, जैसे कल उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दो जगह डिक्लेयर कर दिए, तो उससे ये लगता है कि किसको फायदा होगा मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करने से, मुस्लिम वोट करेंगे से अखिलेश यादव के, इसलिए बीजेपी को फायदा होगा। तो हर तरह की अटकलें लगाई जा रही है। मेरे को ये लगता है कि अगर डायरेक्ट फाइट हो गई बिटवीन समाजवादी पार्टी अलायंस और बीजेपी अलायंस, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि पोलराइजेशन के अंदर अगर दलित वोट बढ़ जाता है, कि दलित वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता था पहले, अगर वो कांग्रेस के पास चला है, कांग्रेस का मार्जिन इतना ज्यादा है हार का कि वो दलित वोट अगर ले जाते हैं, वो दलित वोटों से फायदा सिर्फ बीजेपी को नहीं होगा, वो फायदा होगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि लीड कम हो जाएगी। मेरे को लगता है अगर डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर दो ताकतें काम कर रही हैं और दोनों पोलराइज्ड हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा मुकाबला होने जाने वाला है। अगर मल्टी कांग्रेस, जैसे पहले होता था कि एंटी कांग्रेस यूनिटी ऑफ इंडेक्स जो होता है, एंटी बीजेपी इंडेक्स यूनिटी जो है, अगर स्ट्रांग हो गया तो सारे एंटी बीजेपी वोट एक तरफ चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सरप्राइज रिजल्ट भी आ सकता है। बिल्कुल, सरप्राइज रिजल्ट भी आ सकता है। एक चीज आप मुझे बताइए, क्योंकि आपका इतना अनुभव, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना अफोर्ड भी कर सकता हूं। ये जो लोग कहा जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव के पहले तक मोदी जी जिस तरीके से तूफानी दौरे करते थे, नहीं किया उन्होंने। बिजनौर की रैली उन्होंने कैंसिल कर दी, वर्चुअल रैली उन्होंने की, लेकिन वो जाने जाते बंगाल के चुनाव में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी, बिहार के चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकी, तो अभी तक वो दिखाई नहीं पड़ रहा। इसका क्या कारण आप समझते हैं? इसमें तो आप जो कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो अभी तक रैलीज को बैन लगाया हुआ था ना, उन्होंने अलाउ किया अभी 2 दिन पहले, अगर आपने देखा होगा। तो उनके पास है कि जब इलेक्शन रैलीज अनाउंस नहीं हुई, अब देखिए पार्लियामेंट का सेशन हुआ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो भाषण उन्होंने दिए दोनों दिन, वो इलेक्शन स्पीचेस थी ना, वो एड्रेस बार बार उसके अंदर यूपी का नाम लाना, बार बार उसके अंदर पंजाब का नाम लाना, 1984 के दंगों की याद कराना, ये सब बातें जो हुई थी, वो एड्रेस किसके ऊपर, तमिलनाडु का नाम क्यों नहीं आया, बाकी आंध्र का नाम क्यों नहीं आया, या वेस्ट बंगाल का नाम क्यों नहीं आया, सिर्फ इन 5 जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां के स्टेट्स का नाम बार बार मोदी जी ने दिया। तो इलेक्शन रैली तो पार्लियामेंट से एड्रेस कर रहे थे, हालांकि उनका बाकी जवाब तो भी दे रहे थे, पर उनका जितना एग्रेशन देखा गया, वो इलेक्शन वही था जो इलेक्शन रैली में बोलते हैं। पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री नॉर्मली इस तरह से बोलते नहीं है, परंतु उन्होंने सोचा कि यही तरीका है जिसकी वजह से मैं मैक्सिमम रीच को, क्योंकि बोलने के अंदर उनका मुकाबला आप कर नहीं सकते, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से असर्ट करते हैं, जो उनका डिलीवरी सिस्टम है भाषा का, वो बड़ा इफेक्टिव है। तो मोदी जी इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां पर अलाउड नहीं था। अब क्योंकि अलाउड हो गया है, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में हम देखेंगे कितना जाते हैं वहां पर। अब मेरे को ये भी लगता है कि साधन उनके पास ज्यादा है, उनके पास संगठन बहुत बड़ा है, उनके पास वहां की सरकार है, तो रीचिंग में, आउटरीच के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, संगठन के माध्यम से उनके पास बहुत बड़ी मशीनरी है, और उनके पास कार्यकर्ता भी थोड़े डिपेंडेबल हैं ज्यादा उनके मुकाबले, संगठन बहुत अच्छा है उनका, नीचे कार्यकर्ता अभी भी ईमानदार हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो उसका वो फायदा उठाएंगे। जो आपका कहना कि वो क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर बैन था, अब जब उठ जाएगा बैन, कितने में जाते हैं, कैसे पंजाब में जैसे होगी गड़बड़, वहां पर नहीं जा पाए, बिजनौर में उस दिन नहीं गए क्योंकि बारिश हो, कहते मौसम खराब हो गया, हालांकि ट्विटर के ऊपर लोगों ने डाला नहीं, मौसम तो बहुत अच्छा था। अब ये तो डिबेट की बात है, परंतु नहीं जाना उनका, ये अभी डिसाइड करेगा 3rd, 4th, 5th राउंड में क्या होता है, हमें देखेंगे, तब उसके बाद कमेंट करेंगे। एक खबर आई थी पिछले दिनों, करीब 3 महीने पहले की बात है, जब पश्चिम बंगाल के नतीजे आए थे, तो उसके बाद ये कहा गया था कि पार्टी ने और आरएसएस ने तय किया है कि हर चुनाव में नरेंद्र मोदी को चेहरे के तौर पर पेश करने का फायदा नहीं होता, और फिर क्या होता है कि नरेंद्र मोदी जी को जो प्रधानमंत्री हैं, वो लोकल या रीजनल लीडर के समकक्ष उनको खड़ा कर दिया जाता है। क्या ये कारण आपको समझ में आता है कि इस बार वो तूफानी बातें दिखाई नहीं पड़ी? देखिए, फर्स्ट राउंड यूपी में खत्म हो गया और गोवा में 14 तारीख को इलेक्शन है। प्रधानमंत्री अभी तक जो गोवा में गए नहीं, जाने वाले हैं इसका पता नहीं है, अभी तक प्रोग्राम मेरे सामने है नहीं। अगर वो नहीं जाएंगे, पिछली बार गए थे, अगर इस बार नहीं जाते हैं, तो इससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि वो असेंबली इलेक्शन के अंदर पहले भी प्रधानमंत्री जाया नहीं करते थे। ये तो बाद में शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री ये बने, या उससे पहले वीपी सिंह जाते थे, कभी शुरू किया उन्होंने। नॉर्मली प्रधानमंत्री छोटे छोटे असेंबली इलेक्शन में इतना बड़ा कैंपेन करते नहीं थे, जो मोदी जी ने ट्रेंड सेट किया 2014 के आने के बाद, कि मोदी पर्सनैलिटी ड्रिवन हो गया। क्योंकि मोदी और बीजेपी का ये फैसला था कि राष्ट्रीय नेता हमने एक बनाना है। अटल जी राष्ट्रीय नेता थे,
परंतु फिर भी वो उतने प्रचार नहीं कर पाए जितना मोदी जी कर रहे हैं। तो आप कन्याकुमारी से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के गांव तक अटल जी का भी नाम होता था, परंतु चेहरा किसी ने देखा था। तो मोदी जी का पहला अटेम्प्ट ये था कि मैं हर गांव, हर शहर में, पहले तो उन्होंने पब्लिसिटी शुरू किया कि किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी बॉर्डर पे चले जाइए, आपको हर पेट्रोल पंप पे मोदी जी की फोटो नजर आ जाएगी। तो मोदी जी को एक आइडेंटिफाइड नेशन के साथ करना था। वो उनका पहले 2014 से दर्ज शुरू हुआ कि मोदी इंडिया के अंदर एक ऑल इंडिया पर्सनैलिटी हैं। अटल जी थे, परंतु वो शहरों तक सीमित थे, आगे नहीं पहुंच पाए थे। तो अगर वो पहचान गए कि उन्हें मोदी जी को कि राष्ट्रीय लेवल पर 2024 का इलेक्शन आ रहा है, अगर हर स्टेट में जाते रहे वो, जैसे पहले 3 स्टेट्स में चुनाव हार के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर, और पंजाब में भी हारे थे, फिर दिल्ली में 2 बार हारे, तो उनको लगता है कि इससे पहले कि ये हो कि मोदी जी का डिमिनिशिंग रिटर्न, जो इकोनॉमिक्स कहते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न होता है कि समय के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाते हैं। तो ये हो सकता है पार्टी में ये सोच भी हो कि मोदी जी को कि राष्ट्रीय लेवल पर देयर नो अल्टरनेट टू मोदी। अभी तक कोई मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी नेता खड़ा नहीं हुआ। तो अगर ये लोकल लेवल पर लोगों के मुकाबले में खड़ा हो जाएंगे कि ममता ने मोदी को हरा दिया, अखिलेश ने मोदी को हरा दिया, हरीश रावत ने मोदी को हरा दिया, स्टालिन ने मोदी को हरा दिया, ये सब अगर प्रचार होने लगा, उससे बड़ा एडवर्स डिमोरलाइजेशन इफेक्ट भी हो सकता है पार्टी के ऊपर। मेरे को लगता है कि ये सोच हो सकती है कि मोदी जी को 2024 तक बरकरार रखा जाए, उनकी इनविंसिबल इमेज नेशनल लेवल पर बनाई जा सके। परंतु योगी और मोदी का कॉम्बिनेशन एक हिंदुत्व के नाम पर बहुत पावरफुल वेपन है, उसको काउंटर करना, कोई मिसाइल ऐसी बनाना, एंटी एयर मिसाइल बनाने की जरूरत है, वो बनने अभी तक तैयार दिखाई होती नहीं है। परंतु मेरे को आपकी बात लगता है कहीं ना कहीं मोदी थोड़ा इलेक्शन लोकल लेवल से विड्रॉ करने के मूड में दिखाई देते हैं। पिछली बार 2017 के चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में एक खास बात कही गई कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी जो है वो हिंदुत्व से ज्यादा इस मसले पे थी, क्योंकि जो ओबीसी वोटर था, जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट थी, जो दलितों में अदर देन जाटव थी, वहां पे बीजेपी ने और आरएसएस ने एक सेंध लगा दी थी, जिसकी वजह से अदर देन यादव आप 70% के आसपास या 60% के आसपास ने बीजेपी को वोट दिया था। इस बार जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है, या धर्म सिंह सैनी है, या दारा सिंह चौहान है, या ओम प्रकाश राजभर है, जयंत चौधरी है, तो ये जो छोटी जातियों के जो नेता हैं, ये बीजेपी से टूटकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी का सोशल बेस जो है वो टूट रहा है, उसमें छीजन दिखाई पड़ रही है? देखिए आशुतोष, आपने भी पॉलिटिक्स कवर किया, काफी साल से है सत्ता में। ये छोटे छोटे दल जो जातियां होती हैं, ये हमेशा सत्ता के साथ जिस तरफ जाती है उस तरफ दिखाई देते हैं। इनको तो हमेशा ये, इनको कह सकते हैं मील टिकट पार्टीज हैं, जहां ज्यादा मील मिलेगा वहां चले जाएंगे। परंतु जो आपने कहा सोशल इंजीनियरिंग, पहले जो सोशल इंजीनियरिंग था इट वाज मोर एक रिलीजियस लाइन पे था। मोदी जी एक हिंदू आइकॉन के सामने निकले हैं। अभी भी देखते हैं आप, जहां भी हिंदू कोई फंक्शन होता है, अभी हैदराबाद में फंक्शन हुआ, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह का डिमीनर पेश करते हैं, उनको इस बारे में फर्क, उनको गर्व है कि मैं एक हिंदू नेता हूँ। इस बारे को कभी वो छुपाया नहीं। ये उनकी खूबी है कि वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने हिंदुत्व को अपनी बाजुओं पर लेकर के चलते हैं, छाती पर लेकर चलते हैं। उसका फायदा भी उनको था। 2014 से 2018 तक ये तो बात सच है कि हिंदुस्तान की राजनीति में ये अपीजमेंट की पॉलिसी एक मिडिल क्लास के घर में का मन में घुस गया था कि कांग्रेस पार्टी, जो बाकी सेक्युलर पार्टी हैं, वो सारी की सारी एक माइनॉरिटी को अपीजमेंट करती आ रही हैं। उसको प्रचार करके आरएसएस के माध्यम से वो घरों में मिडिल क्लास के मन में घुस गया, हर जाति के मन घुस गया। तो राम के नाम पर सब लोग इकट्ठे हो गए। उनको लगा कि 70 साल के अंदर कांग्रेस या बाकी सेक्युलर पार्टी हैं, जय श्री राम कहना हिंदुस्तान के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, अपने अपने मंदिरों में जाना प्रॉब्लम हो गई है। इसको ड्रिल करते रही आरएसएस 50 साल तक। जम्मू एंड कश्मीर से जैसे पलायन हुआ हिंदू का, वो एक घर कर गया था। तो 8 साल के अंदर उसका पॉलिटिकल डिविडेंड पार्टी को मिला, परंतु उसके बाद वो मुद्दा पुराना हो गया। हिंदू एजेंडा जो पार्टी का था, हमारा आरएसएस का एजेंडा क्या था? 370 हटाओ, हट गई। राम मंदिर बनाओ, बन गया। सिविल कोड नहीं आया, परंतु ट्रिपल तलाक आ गया, उससे उनको फायदा उतना हो गया। तो अगर आप देखते हैं कि वाराणसी की इतनी बड़ी चीज है, उसको सारा कॉरिडोर उन्होंने बना लिया। तो ये जब कोर हिंदू इश्यूज थे, उसके ऊपर आरएसएस को अचीवमेंट मिला, और मोदी भी यही चाहते थे कि आरएसएस उनको तंग नहीं करे, इसलिए उन्होंने उस एजेंडे को चला और अपनी इमेज को मजबूत किया। इस बारे में चिंता नहीं की कि इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन इससे क्या होंगे। तो एजेंडा अब कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब डेवलपमेंट एजेंडा शुरू किया उन्होंने कि मैंने ट्रांसफर करेंगे, हम डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, हम किसानों को पैसे भी देंगे। तो जो आप बात कर रहे हैं,
पोलराइजेशन जो अपीजमेंट की पॉलिसी थी, अब लोगों को लगने लगा है कि अपीजमेंट तो नहीं होगा, हमारे को अब डेवलपमेंट चाहिए। तो इसलिए अब लोग चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो नहीं आ रही, दिखाई दे रही। महंगाई बढ़ गई है, वो दिखाई दे रही है लोगों को। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यूपी में पहले से बेटर है, इसके बारे में कोई शक नहीं है, परंतु वहां पर यूपी के अंदर उस इश्यू पे भी चुनाव हो रहा है। परंतु एक्चुअली किसान, मजदूर, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ, ये इशू बनकर के सामने आ रहे हैं वहां पर। इसलिए लगता है अगर इशू बेस्ड इलेक्शन होगा और पोलराइजेशन हो गया टू पार्टी के अंदर, तो काफी रिजल्ट दिलचस्प होगा। आप कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जो लोगों को शायद उतने पसंद ना आए, हमारे जो कुछ दर्शकों को निश्चित तौर पर। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, महत्वपूर्ण बात इस बात को लेकर यह है कि अगर मैं आपकी बातों को जितना मैं ध्यान से सुना, यानी हिंदुत्व का जो एजेंडा है या हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, उसकी पेरिफेरी आपने बता दी है कि भाई जिन मुद्दों को लेके बीजेपी आरएसएस चल रही थी, अगर वो मुद्दे पूरे हो गए हैं या पूरे होते हुए दिख रहे हैं, तो अब उसके आधार पे आगे की राजनीति नहीं हो सकती, अब विकास की राजनीति होगी। और विकास की राजनीति पे केंद्र सरकार हो या यूपी सरकार हो, वो फॉल्टर करती हुई दिखाई पड़ रही है, वो उस तरीके से डिलीवरी नहीं कर पा रही। लेकिन बीजेपी का काउंटर आर्गुमेंट है, उसका यह कहना है कि हमने जितने लाभार्थी बनाए हैं, जो हमने डिलीवरीज की है, जो हमने बैंक के द्वारा जो डायरेक्ट बेनिफिट्स दिए हैं, जो हमने उज्ज्वला स्कीम के तहत दी है, वो हमारे लिए एक अलग वोट बैंक बन के तैयार हो गया है और वो इस चुनाव में चमत्कार करेगा। आप कितना सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें दम है थोड़ा सा, क्योंकि ये लगता है कि इसके अंदर उज्ज्वला स्कीम सबसे बढ़िया स्कीम से पहले चली, पहला इलेक्शन में फायदा हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि उज्ज्वला के अंदर जब रीपेमेंट, जब लोगों को रिफिल कराने की बात आई, अब आपने इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि हम होली और दिवाली के अंदर 2 सिलेंडर आपको फ्री में देंगे। तो अभी भी फ्री की बात, राजनीति जो हर आदमी कंपटीशन कर रहा है कि फ्री में हम सब चीज बांटेंगे, चाहे अखिलेश यादव, चाहे बीजेपी हो, चाहे मायावती हो, बेनिफिशियरी हुआ ये बात सच है इसके अंदर। जैसे किसान के अकाउंट में 10,000 जाते हैं, 12,000 गए हैं लोगों के अकाउंट में, उसके बावजूद भी किसान सड़क पर उतर के आ गया और 600 किसान मर गए। इसका मतलब बेनिफिट का लाभ उनको हो नहीं रहा है कि इनपुट कॉस्ट जो है किसान की इतनी बढ़ गई है कि उसके अंदर इकोनॉमिक्स उसके खिलाफ हो गई है। हर चीज उसको महंगी, डीजल उसको महंगा मिलता है, उसको पेस्टिसाइड महंगे मिलते हैं, उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है, उसकी पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया है, उससे खाने पीने की तेल सरसों का मंगाता है। जो बार्टर इकोनॉमी है उसकी, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो किसान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो आप जितना मर्जी डायरेक्ट ट्रांसफर लोगों के अकाउंट में कर दीजिए, 500 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, 2000 कर दीजिए, परंतु क्या महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, उसके घर के अंदर अगर 5 लोग पहले काम करते थे या 2 करते थे एक परिवार के अंदर, उसमें से 2 बेकार हो गए, तो ये 500 उसका कॉम्पनसेशन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही? तो जो भी आप फ्रीबीज बांट रहे हैं, जो चीजें बांट रहे हैं, उसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या उसको ऑफसेट कर रहा है, जो उसको नुकसान हो रहा है, चाहे वो महंगाई की वजह से हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो, चाहे किसी और कारण से हो। तो महंगाई अगर इश्यू बनता है तो उससे बड़ी परेशानी, डायरेक्ट बेनिफिट का एक ट्रांसफर का फायदा होता है। मिसेस गांधी ने सारी सरकार फ्रीबीज पे चलाई। कांग्रेस का जैसे सोशल वेलफेयर स्टेट जो हमारा चलता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन। अब मोदी जी का वेलफेयर, मोदी मोर ए लेफ्टिस्ट कैपिटलिस्ट, उनका तो पूंजीवाद जो है वो साम्यवादी ज्यादा है। तो हालांकि पूंजीवादी को फायदा हो रहा है, परंतु उनकी भाषा, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, मैं उनको कहूंगा कि इज ए कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट। तो उनकी जो फिलॉसफी है कि एक तरफ पॉपुलर और दूसरे कैपिटल्स के साथ, दोनों के साथ कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, मिक्स्ड इकोनॉमी की जो बात होती थी पहले के जमाने के अंदर। परंतु मोदी जी एक ऐसे हैं जो खुले तौर से कहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट के फेवर में हूँ, और दूसरी तरफ फ्रीबीज की बात करते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन जरूर है। परंतु आपने जो कहा कि फ्रीबीज का फायदा होगा, आजकल का वोटर जो है बड़ा समझदार हो गया है। अब आपके केजरीवाल दोस्त पुराने हैं, दिल्ली के अंदर कितनी फ्रीबीज होती है, सब ज्यादा होते हैं। परंतु उन्होंने एक नया मॉडल निकाला कि उन्होंने नए चेहरे लाकर खड़े कर दिए, जिसको पता भी कोई जानता नहीं था। जो नए उनके लोग आए हैं, चाहे आतिशी हो, चाहे चड्डा हो, चाहे और लोग हैं, इनको कोई जानता नहीं था। तो मोहल्ले के अंदर जो पॉपुलर लोग थे, जो वहां पर काम कर रहे थे, उनको पकड़ के चुनाव लड़ा दिया, जीत गए। तो उनका मॉडल काम कर गया। पर बीजेपी के चेहरे भी पुराने हैं, चरित्र भी पुराना है, मोदी एक नए नेता आए हैं, तो फ्री भी बांटने से लोग चाहते हैं, नहीं बट रहा है, परंतु वोट खाली फ्रीबीज के ऊपर मिलेगा ऐसा अब नहीं है। जनता बड़ी समझदार हो गई है, बड़ी सोच समूह अब अपना नेता चुनती है कि कौन नेता वहां पर लोकली उनके साथ खड़ा है। चाहे वो एमएलए, एंटी इनकम्बेंसी में देखा होगा आपने, पिछले 5 इलेक्शन के अंदर 67% लोकल सिटिंग एमएलए हार गए हैं।
तो 16 MLA रहे, इसलिए वहां पर मैंने पहले भी कई बार लिखा है कि अब क्या हो गया, पर्सनैलिटी ड्रिवन इलेक्शन हो गया है। हम वोट देंगे अखिलेश यादव को या योगी को, फैसला ये होना है। ये नहीं होना कि अखिलेश ने कितने फ्री बांटे और योगी जी ने कितने फ्री बांटे। दोनों की तुलना होगी कि कौन नेता हमारे जनता के नजदीक है, उनकी एस्पिरेशन को पूरा करता है, कनेक्ट करता है। तो प्रियंका गांधी कनेक्ट कर रही है अपने लोगों से, परंतु वोट तो नहीं मिलेगी ना, उतने जितने चाहिए उनको जीतने के लिए। बिल्कुल। प्रभु जी, हालांकि मैं बहुत टेम्पटेड हूँ इस बात को लेके कि चूंकि आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और मैं जानता हूं कि आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन उस पर फिर कभी बातचीत करेंगे कि दरअसल इकोनॉमी की हालत इतनी खराब क्यों जा रही। हमारे दो बड़े छोटे छोटे सवाल हैं। एक सवाल इस बात को लेकर है कि आप योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से एसेस करते हैं? क्या वो बीजेपी में एक बड़े मास लीडर के तौर पर इमर्ज कर रहे हैं जो अपने बल पे चुनाव जिता सकते हैं? और दूसरी तरफ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, दोनों को आप कैसे कंपेयर करते हैं? क्या आप अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है, क्या ये मुलायम की समाजवादी पार्टी या नई समाजवादी पार्टी है? पहले योगी जी का मैं आंसर कर दूं, क्योंकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले बार हुआ है कोई एक जेन्युइन हिंदू आइकॉन सैफरन कलर के अंदर पहन करके एक राष्ट्रीय लेवल पर एक्सेप्टेबिलिटी सी दिखाई देती है। लोग क्यूरियस है उसके बारे में, ये आदमी कौन है। एक छोटी सी उम्र, 25 साल की 26 साल की उम्र में वो आदमी एमपी बन गया, सब रिकॉर्ड वोटों से जीता, और 41 साल की 42 साल के उम्र के अंदर वो चीफ मिनिस्टर बन गया। अभी भी यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर स्टेट के अंदर वो हैं, अगर आप त्रिपुरा को छोड़ दीजिए तो। यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बनाना, कोई पोस्ट उनके बाद कभी नहीं रही, ना मंत्री रहे ना कभी कुछ रहे, केंद्र में नए रहा, स्टेट में रहे। तो मोदी योगी जी में ऐसी कोई खूबी जरूर है कि अपने आप को 5 साल के अंदर एक राष्ट्रीय लेवल के अंदर ला करके अपने आप को मोदी जी के मुकाबले में नंबर 2 या नंबर 3 खड़ा कर देना। यानी कि ओपिनियन पोल के अंदर उनका ऑल्टरनेटिव कौन है वो तो अमित शाह जी को दिखाया गया था, परंतु वैसे स्टडी करें तो लोग कहते हैं कि मोदी के बाद कौन। अगर हिंदुत्व की बात करेंगे तो योगी जी में एक खूबी ये है कि उनके ऊपर अभी कोई भी व्यक्तिगत करप्शन का आक्षेप नहीं लगा। वो परिवार उनका है नहीं, तो परिवारवाद का भी आक्षेप नहीं लगा सकते। तो मोदी जी के जैसे फायदा है कि उनका भी कोई परिवार नहीं है, उनके ऊपर पर्सनल कोई करप्शन के चार्ज अभी तक नहीं लगे। वही फायदा योगी जी को है। योगी जी का ये है कि उनके कपड़े जो हैं वो सिर्फ सैफरन है, मोदी जी अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं। तो योगी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल है, स्टडी ये है ये कि इस तरह की आप केस स्टडी बनती है कि एक नेता 4 साल के अंदर जो सैफरन क्लैड पर्सन है वो एक राष्ट्रीय नेता की इमेज कैसे बना पाया, अपने काम से या अपने वाक्य से, कि जो बोलने का तरीका उनका वो भी अपने आप में फर्म दिखाई देते हैं हमेशा। योगी जो है नरम दल के नहीं दिखाई देते, बहुत गर्म दल के। जैसे उन्होंने कहा जी आपकी ताकत में एक कहा कि कांग्रेस के बारे में, समाज के बारे में, कि आपकी आवाज में बहुत दम, हम देख लें बहुत जोर से बोलते हैं। तो योगी जी एक पर्सनैलिटी बन करके निकले हैं, यूनिक है, उनका यूएसपी है, मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहूँ मैं हिंदू हूँ, और जो मेरे खिलाफ है हिंदुत्व के उसके खिलाफ मैं खड़ा हूँ, अब मैं क्लीन हूँ, ईमानदार हूँ और छोड़ूंगा नहीं। ये एक उनकी इमेज बन के आई है। दूसरा अखिलेश की बात जो करते हैं, अखिलेश की पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की नहीं है। मुलायम सिंह की पार्टी जो थी वो कलेक्टिव लीडरशिप थी। वहां पर बड़े बड़े जनरेशन मिश्रा देख लीजिए, आप जितने मर्जी लोग देख लीजिए, वो एक दिखाई देता कि वहां पर कोई एक कोलिजियम बना हुआ है। मुलायम सिंह उनके सबके नेता थे, परंतु सबको साथ में लेकर के चलते थे। उसके बाद अखिलेश जी को लगा जब उनको बनाया गया कि जिन नीचे, और जैसे कांग्रेस में हो रहा है सेम उनकी पार्टी में हुआ, ये तो पुराने घिसे पिटे नेता है, वो राहुल गांधी को चैलेंज करते हैं, तो इसलिए उनको बनने नहीं देते, तो उन्होंने बाकी नेता को मार्जिनलाइज कर दिया। इस तरह अखिलेश को लगा कि मेरे नाम से वोट मिल रहे हैं, मैं चुनाव की हारा या जीता, मेरे नाम से सब कुछ हो रहा है। वो पढ़ा लिखा है थोड़ा, इसलिए परिवारवाद का रिचार्ज जिसके ऊपर लग रहा था वो मुलायम जी ने शुरू किया था। सब टिकटें मुलायम सिंह के जमाने में परिवार को दी गई थी, अखिलेश ने नहीं दी थी। इस बार अखिलेश ने अपने परिवार के अंदर 1-2 सीटें दिए, ज्यादा नहीं दिए। तो अखिलेश भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी ऑल्टरनेटिव बन के आए हैं। जैसे आप कह सकते हैं ममता अपने स्टेट के अंदर बन के आई, उतने लेवल पर तो स्ट्रॉन्ग नहीं हुए क्योंकि वहां नहीं है, यहाँ पर हिंदुत्व फैक्टर ज्यादा वहां पर नहीं है। जैसे ये बन के जय केसीआर बन के आकर के आ गए, स्टालिन बन के आकर के आ गए। तो उस श्रेणी के अंदर ये अपने रीजनल नेता पहले हैं जो कास्ट बेस्ड नेता यंग होने के बावजूद भी बढ़ करके आगे आए हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला को भी खड़ा किया गया था, वो थोड़े मार्जिनल पड़ गए, परंतु अखिलेश सड़क पे ज्यादा नहीं निकलते, परंतु कनेक्टिविटी उनकी बनी हुई है। उनका जो मैग्नेटिज्म है यूथ के प्रति, यूथ उनके प्रति ज्यादा एक्टिव है यहाँ पर, और सोशल इंजीनियरिंग तो वो कर ही रहे हैं। इसलिए जनता को, उनको ये लगता है कि अगर नेगेटिव वोट पड़ना है योगी जी के खिलाफ तो उनके खिलाफ कौन है दूसरा आदमी, तो उसका एडवांटेज ले रहे हैं। अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि अगर योगी नहीं तो कौन, योगी नहीं तो अखिलेश, ये एक उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया है। तो ये इस नैरेटिव में आप किसको ज्यादा
जिसे कहते हैं ना कि जिताऊ नेता समझ पाते हैं आप किसको? क्या आपको लगता है योगी अपने बल पे, बिना मोदी को माइनस किए हुए, योगी अपने बल पे चुनाव जीत सकते हैं? योगी तो, क्योंकि योगी पहले जो बनाए गए थे, उन्होंने बनाए थे कि योगी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, आप उसको अलग कर नहीं सकते। अगर योगी अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़े, शायद नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि एक नेशनल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका कैडर है, जैसे कमिटेड वोटर हैं सारे स्टेट कंट्री के अंदर कई सालों से है। योगी प्लस बीजेपी चुनाव जीत रहा है। योगी वहां अखिलेश, समाजवादी पार्टी नहीं है, अखिलेश के नाम से वोट पड़ा, समाजवादी के कास्ट वोट जरूर है, परंतु समाजवादी अखिलेश का अपनी पर्सनल वोटिंग जो है वो समाजवादी जो कास्ट बेस है उससे बहुत ज्यादा है। इस तरफ अगर योगी जी को लेंगे, उनकी अपना पर्सनल बेस जो है, अगर बीजेपी के वोट निकाल दे, जा सकता है उतने बराबर नहीं हो। तो अगर आप देखेंगे कि नेशनल पार्टी के नेता को अपना एडवांटेज होता है, योगी और मोदी, मैं योगी और मोदी छोड़िए, बीजेपी का संगठन, बीजेपी का कमिटेड वोट, वो बीजेपी अपने समाजवादी का कमिटेड वोट है, उससे कहीं ज्यादा है। तो उसको अगर मिला करके देखें तो मैं ये कहूंगा कि योगी जी इक्वल इंडिविजुअली अगर ला करके दिले तो दोनों का बराबर का मुकाबला है, परंतु बीजेपी के साथ मिलने से योगी अखिलेश से बड़े हो जाते हैं। और खास बात यह कि दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं, हमारे ख्याल से 50 के नीचे है। तो उत्तर प्रदेश का नतीजा कुछ भी, एक साल, उत्तर प्रदेश का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन कम से कम आने वाले भविष्य की 20 साल की राजनीति इन्हीं दोनों लोगों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती है। एक आपसे आखिरी सवाल, चलते सवाल, प्रियंका गांधी ने बड़ी कोशिश की है इस बार, आपको क्या लगता है? नहीं, प्रियंका गांधी क्योंकि यूपी के अंदर कोई कांग्रेस का चेहरा ही नहीं है, जितने भी चेहरे थे वो पुराने घिसे पिटे, आधे से ज्यादा थे तो कांग्रेस में, पर बीजेपी से ज्यादा बात करते रहते थे हर चीज। क्योंकि मेरे को कई बार कांग्रेस के नेताओं ने टॉप ने बताया कि हमारे नेता हैं तो कांग्रेस में, सारा दिन खबरें हमारी वहां पर पहुंचाते रहते हैं, दिल्ली में जितने नेता हैं उनके अंदर क्या हो रहा है। तो प्रियंका पहली बार देखा होगा कि दोनों बहन भाई का बड़ा एग्रेसिव पोस्चर है। वो कहते हैं जो डरता है वो ये हमारी पार्टी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही हुआ कि लोगों को डर लगता है। तो इसलिए प्रियंका का प्रयत्न ये है कि पार्टी जीतेगी नहीं, पहली बार वो अकेली लड़ रही हैं, तो पार्टी की पॉपुलर बेस जो है, जो कार्यकर्ता कांग्रेस से हट करके दूसरी पार्टी में जा रहा था, तो उनके रेखा दिखाई देती है कि हम कांग्रेस, हमारे परिवार में कांग्रेस रहा, वंशज कांग्रेस रहा, तो कांग्रेस से जो कट करके लोग दूसरी पार्टी में जा रहे थे, प्रियंका का एक अटेम्प्ट है कि कांग्रेस की जो सिक्योरिटी जो लोग हैं, जितने बचे कुचे हैं, उनको कम से कम फ्यूचर दिखाया जा सके कि हमारे साथ रहोगे तो आपका फ्यूचर, यंग पीपल जो हैं, जो 50 से नीचे हैं, 40 से, ये उनका टारगेट है न्यू कांग्रेस। ये कांग्रेस जो पुरानी है वो तो नहीं है, उनका चले गए आज से ज्यादा। तो प्रियंका का अटेम्प्ट ये है कि कम से कम कांग्रेस, क्योंकि यूपी से ही कांग्रेस के बड़े लोग रहे हैं, सारे के सारे वहां पर आए, तो कांग्रेस को रिवाइव करना उन्होंने चुना है इस तरीके से, जहां पर अगर 6% वोट उनके पास आज हैं तो 9% या 10% वोट ले आएंगी, तो उससे कांग्रेस का जो लोकल कर है उनके साथ खड़ा, जिसको कहीं नहीं जाना। उनका कास्ट बेस क्या है? अपर कास्ट है। उनका कास्ट बेस क्या? ब्राह्मण है, ठाकुर है, पहले दलित होता था, मुस्लिम होता था। तो अगर वो वोट काटती हैं, ऑब्जेक्शन देखिए ना उनका स्ट्रेटेजी कितनी क्लियर है कि वो लड़ रही है इसलिए प्रचार कर रही है ताकि जो उनसे टूट के पुराना कांग्रेस ही गया, जो ब्राह्मण था, ठाकुर था, जो इसलिए चला गया कि हिंदुत्व के लिए जाना था, अगर वो बीजेपी से नाराज है तो कांग्रेस की तरफ आ गया, अगर यादव के साथ नहीं जाता तो उतने वोट बीजेपी के कम होते हैं। तो समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए भी मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी, प्रियंका जो है, ज्यादा एग्रेशन कर रही है ताकि कुछ वोट जो है बीजेपी के उनकी तरफ कट करके आए। तो मेरे को लगता है अभी उनका काम सिर्फ यही है कि अपने आप को रेलेवेंट रखना और अपने कार्यकर्ताओं को इनकरेज करना ताकि फ्यूचर उनके लिए अच्छा है, कांग्रेस का भविष्य अच्छा है, चाहे पास्ट खराब हो या प्रेजेंट खड्डे में हो, परंतु उनको दो दिखाना चाहती हैं, तिरंगा झंडा जो है हमारा भविष्य के ऊपर जरूर ऊंचा उठता रहेगा। और योगी जी जो आपने बात कही कि योगी जी जो है चुनाव, तो अभी एज ऑफ नाउ जो आप ओपिनियन पोल कह रहे हैं, योगी जी की इमेज जो कह रहे हैं, योगी जी का एग्रेशन जो कह रहे हैं, बीजेपी और योगी और मोदी दोनों मिलकर के अभी भी बड़ा लगता है कि हराने की स्थिति में बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। परंतु अगर जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग बन रही है, जो आवाजें उठ रही हैं, तो उसके बाद देखो रिजल्ट क्या आता है। परंतु योगी जी अगर चुनाव के अगर हार गए तो वहां पर रेलेवेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो फिर बीजेपी के अंदर कितने झगड़े होंगे ये भी देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने के बाद बहुत एक नया पर्सपेक्टिव भी बहुत मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।